बर्थडे पर आप क्या कहना चाहते हैं इन एडवांस प्रधानमंत्री को लेकर? अब देखिए, आज जो हालात हैं तो उनका बर्थडे नहीं है, पूरे राष्ट्र का बर्थडे होगा। आप देखना किस तरह से मनाया जाता है। एक के बाद एक घटनाएं चली आ रही हैं उनकी। चांद पे चले गए, आप देखें लेटेस्ट ही G20 हो गया। अभी तो 5 दिन बाकी हैं, कुछ और बड़ा हो सकता है। वो 17 तो 18 से है शायद, जो है 18 से, तो पहले हो जाएगा ये। तो बर्थडे है, देश की जनता धूमधाम मनाएगी, पार्टी धूमधाम से मनाएगी, दैट वे जो है। और एक प्राइड मोमेंट तो होता ही है, चाहे वो बर्थडे नहीं मनाते उस तरह से, लेकिन जनता तो मनाती है ना ये। तो हम सब इसी मीटिंग में आज उन्हें हैप्पी बर्थडे एडवांस में कहते हैं। हैप्पी बर्थडे श्री नरेंद्र मोदी, आप सबकी तरफ से जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। Sir, a lot has been discussed on Modi. My question is, how do you rate Narendra Modi as the Prime Minister of the country? एक नागरिक के नाते मैं महसूस करता हूँ अद्भुत, जिसे कहना चाहिए डिलीवरी, और जस्ट आउटस्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर। जब नेता के तौर पे काम कर रहे हैं तो नेता के तौर पे बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में भी परफेक्टली लीन है। तो अब ये लगता है कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसमें ये नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना पार्टी के भीतर और ना बाहर देश में कहीं भी उनका कोई विकल्प नजर नहीं आता। क्या आप इससे सहमत हैं? एब्सोल्युटली, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पार्टी के भीतर भी नहीं है, पार्टी के बाहर भी नहीं है। पार्टी के बाहर कौन है? राहुल गांधी, क्या विकल्प हैं आप सोचिए। ममता बनर्जी, क्या विकल्प हैं? अखिलेश, क्या विकल्प हैं? शरद पवार, क्या विकल्प है? नीतीश कुमार, क्या विकल्प है? वो तो आप देख रहे हैं वैसे टूटने वाले हैं नीतीश कुमार जो है। तो कोई विकल्प किसी तरह का नरेंद्र मोदी का यहाँ पे नहीं है। आप इसको मान लीजिए अच्छे से बात को कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र का चेहरा है, नरेंद्र मोदी भारत की पहचान है, नरेंद्र मोदी भारत की गारंटी हैं, नरेंद्र मोदी भारत की धरती पर एक चमत्कार हैं। तो ऐसे में विकल्प का कोई विषय मुझे दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। ये कोई 24-29 की बात नहीं हो रही है। अभी काफ़ी दूर तक अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकली विद इन पार्टी एंड आउटसाइड पार्टी कोई विकल्प मुझे दिखाई नहीं। नरेंद्र मोदी केवल महिला आरक्षण नहीं बल्कि संपूर्ण वुमेन एम्पावरमेंट के एक मसीहा के रूप में उभर के सामने आए हैं। कोशिश तो बहुत लोगों ने की थी, सफलता नहीं मिली, अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। राजीव गांधी से मनमोहन सिंह तक सब ने प्रयास किए, लेकिन श्रेय मिला नरेंद्र मोदी को। अंजाम तक पहुंचाया नरेंद्र मोदी ने। 27 साल पुराने 27 सपने को 27 घंटों में साकार किया, वो नरेंद्र मोदी ने साकार किया। इसलिए आज देश की करोड़ों महिलाओं के मन में बसते हैं नरेंद्र मोदी। मोदी ने महिलाओं के लिए जो कुछ किया वो उनके सामने है। अब महिलाएं उनके लिए क्या करेंगी ये 2024 और 29 में ये देखना दिलचस्प होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जीवन में जो कुछ किया, जब किया, तो उनकी प्रेरणा का स्रोत उनकी माँ रही, स्वर्गीय माँ। उनकी माँ का अनुभव, उनके साथ बिताए गए पल, वो हमेशा उनके मार्गदर्शक का काम करते रहे। आपने चूल्हे की बात की, उन्होंने अपनी माँ को चूल्हा जलाते हुए देखा। आपने पानी की बात की तो उन्होंने हमेशा इस जल संग्रहण की बात की। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि माँ ऐसा कहती थी। एक मंत्रालय उन्होंने अलग इसके लिए बनाया। शौचालय की बात की तो गांव में देखते थे महिलाएं शौचालय के बिना किस तरह जाती हैं और किस तरह से एम्बेरस फील करती हैं, वो सब उन्होंने देखा। तो वो जो उनका अनुभव था गुजरात का, गांव का, माँ के साथ का जो अनुभव था, वो प्रेरणा स्रोत रहा। और पूरे जीवन में नारी सशक्तिकरण के लिए जो कुछ उन्होंने किया, तो उनकी माँ का अनुभव जो है ना, एक मार्गदर्शक का काम उनके लिए हमेशा करता रहा। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा नारी के बंधन को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है पॉलिसी लेवल पे, नीति निर्धारण पे, उसे महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और उन्होंने उसके लिए ये भी कहा कि महिलाएं सरकार में बैठ करके, सरकार का हिस्सा बन के समाज में बदलाव लाएं, देश में बदलाव लाएं। और ये बिल उसी का एक प्रतीक है। आज नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में बिल पास करवा करके गदगद हैं, और वो इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस पवित्र काम के लिए ईश्वर ने उनको चुना है ना। एक अपने अनुभव की बात है जिसे कहते हैं। और दूसरी ओर क्या है कि पॉलिटिकली अगर आप देखें इस तरह का, तो ये एक ब्रह्मास्त्र है नरेंद्र मोदी का, जिसने पक्षी एकता का जो चक्रव्यूह था उसको तार तार कर दिया है। तो कुल मिला के एक बहुत ज़बरदस्त मूव है, सामाजिक मूव है, पॉलिटिकल मूव है जिसे हम कह सकते हैं। और अगर आप आगे बढ़ के इसको देखें तो पूरी की पूरी पार्टी आज जो है नरेंद्र मोदी के बिल्कुल टोटल कमांड और कंट्रोल में है, नतमस्तक होकर खड़ी है। सरकार भी, पार्टी भी। अभी दृश्य देखा मैंने कुछ दिनों पहले कि नरेंद्र मोदी पूरी टीम के साथ चल रहे हैं
साथ में अमित शाह चल रहे हैं, नड्डा जी चल रहे हैं, राजनाथ सिंह चल रहे हैं, गडकरी चल रहे हैं। ऐसा लगा एक सूत्र में भाजपा को पहली बार ऐसे बंधे हुए चित्र मैंने देखा और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देखा तो सलाम करने की इच्छा हुई। सर, मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की वेशभूषा और बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो देखो उनका परफेक्शन है, चाहे वेशभूषा हो चाहे बॉडी लैंग्वेज हो। वो जिस रोल को जीते हैं उस रोल को तो जो असली व्यक्ति होता है पुजारी हो वो भी उस रोल को वैसे नहीं जी सकता। अब आप देखिए वेशभूषा की बात आप करते हैं तो आप देखिए बिल्कुल वहाँ के गुलाबी रंग के पत्थर थे तो गुलाबी रंग के हल्के हल्के वस्त्र पहन के आप चल रहे हैं। और दूसरी उनकी ड्रेस देखिए आप वहाँ वो जब चल रहे थे वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष के साथ तो कहना मुश्किल था कि हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं कि किसी अरब देश के प्रधानमंत्री हैं। वेशभूषा उनकी इस तरह से, मैंने कहा ना नरेंद्र मोदी की खासियत क्या है, जो जाते हैं उस असली को चुरा लेते हैं। अब इस बार इतने अच्छे उन्होंने मुस्लिम ड्रेस इस तरह की पहनी, शेरवानी और इस तरह का पहना कि वो सोचते होंगे अरब वाले कि यार ये सुंदर लग रहे हैं कि मैं सुंदर लग रहा हूँ इस ड्रेस के अंदर जो है। तो है एक उनकी है जिससे कहना चाहिए एक अभेदान है ईश्वर का उनको जो है। और दूसरा आपने उसके लिए कहा बॉडी लैंग्वेज की, तो आत्मविश्वास से भरे हुए वो तो कहते हैं ना कि गारंटी को पूरी करने की गारंटी मैं दूंगा। आप सोचिए किसी ने सोचा है कि ये गारंटी से कोई शब्द है क्या विधान में? नहीं है। उन्होंने उसको ढूंढ लिया, आविष्कार कर लिया उसका, गारंटी मैं पूरी करूंगा। तो इतने कमांड में थे वहाँ जो लोकल मिनिस्टर्स थे, कैसे कंधे पर उनके हाथ रखते, कैसे चल रहे थे और ऐसे लग रहे थे कि ये मंदिर मेरा है इंडिया में, तुम गेस्ट हो, मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ। बात का भाव जो था और ऐसा कॉन्फिडेंस था, ऐसा लगता था कि एक एक पत्थर एक एक ईंट उनका देखा हुआ, ऐसे बता रहे थे, देख रहे थे, ऐसा लग रहा था उल्टा लग रहा था। मतलब ये तो लग रहे थे होस्ट जिसे कहिए, वो लग रहे थे गेस्ट सामने वाले जाए। ये है इन एक्सपर्टाइज है इनका ह्यूमन रिलेशनशिप का और परफेक्शन है हर काम के अंदर करने का जो है। सर, आप आकर्षण का जिक्र कर रहे हैं तो हमने देखा कि पीएम मोदी को लेकर बड़ा क्रेज नजर आता है। जब जब विदेश की धरती पर वो जाते हैं वहां पर मौजूद जो भारतीय हैं उनमें एक अलग एक्साइटमेंट नजर आता है। ऐसा क्रेज क्यों है? देखिए क्रेज नहीं, एक तरह से मैंने पहले भी कहा था पागलपन है। एक तरह से लोग टूट पड़ते हैं उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए, लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। अमेरिका में देखा आपने कितने लोग इकट्ठे हुए, ऑस्ट्रेलिया में देखा हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। आश्चर्य की बात है कि इतना ग्लैमर, इतना क्रेज़ विदेश में बैठे भारतीय के मन में कैसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज संसार के सारे देशों में जहाँ जहाँ NRIs रहते हैं वो इंतज़ार करते होंगे कि मोदी हमारे यहाँ कब आए, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कब आएंगे। ऐसा ग्लैमर है, ऐसा क्रेज़ है, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, इसे डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। अभी खुद प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि मुझे सुनने के लिए 11-12 घंटे की यात्रा करके लोग आए पेरिस चल के। वो TV पे देख सकते थे, रेडियो पे सुन सकते थे, लेकिन चल के आए। तो एक अद्भुत आकर्षण शक्ति है, उनका ग्लैमर है, उनकी लोकप्रियता है और राष्ट्र के प्रति उनका जो नरेंद्र मोदी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो हीरो है भारत के अंदर। तो भारतवासी जो है पहली दफ़ा अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, वरना विदेशी हो गए थे एक तरह से। आज इंडिया की हर घटना का उन्हें ऐसे पता रहता है जैसे गुजरात में रह रहे हो, जयपुर में रह रहे हों। तो ये सब कारण है कि नरेंद्र मोदी के लिए पागलपन है खास तरह का विदेशों में। सर, ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सही है। देखो क्या है, नरेंद्र मोदी की वाणी पे तो सरस्वती बैठी हुई है। ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, देखता ही रहता हूँ, मैं भी सुनता रहता हूँ कि कहाँ से ऐसी आते हैं वाक्य निकल के, किस तरह से कैसे कैसे बात होती है। मैं देखिए उस दिन उन्होंने कहा ना, माई हार्ट ब्लीड्स व्हेन इनोसेंट किड्स डाई इन हॉस्पिटल्स। देखिए तो ये वैसा ही है। ऑस्ट्रिया में गए, भारतीय वहाँ सम्मेलन था, सम्मान किया था, 31,000 भारतीय वहाँ पे रहते हैं, 100-200 लोग पढ़ने भी गए हैं वहाँ पे जाए। तो उन्होंने कहा युद्ध के, उनका तो बेसिक ये प्रिंसिपल है ही ना कि बाय पीस, वी मे एग्री डिसएग्री बट स्टिल डायलॉग शुड कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा शांति और समृद्धि का देश है भारत, और हमारा यहाँ जो बुद्ध जो आपने कहा वो है ये, युद्ध का देश नहीं यहाँ पे ये कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा वहाँ के लोगों से कि वे सरकारों से देश नहीं बन सकते, आपसे नहीं होता, जनता की भागीदारी ज़रूरी है, जनता की भागीदारी होनी चाहिए जो है। और अच्छे से उन्होंने अपनी बात को जनता के सामने रखा और फिर उन्होंने वो भारत का अपना बताया कि मेरा क्या डेवलपमेंट एजेंडा है, आप लोग तो यहाँ हैं, आपको बताता हूँ भारत में पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं। और खुश हुए वहाँ के लोग भी देख करके, और मोदी को भी अच्छा लगता है कि भारत के लोगों ने बताएं तो सी कि देश में क्या हो रहा है, देश कितना बदल गया है पिछले 10 सालों में। इस वजह से गुड फंक्शन, गुड टॉक। सर, एक बड़े ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने लिखा है कि इंडिया कैन बी द परफेक्ट पीस मेकर इन यूक्रेन। क्या आप इस आकलन से सहमत हैं? ऑफ कोर्स, हर आदमी सहमत है इससे। तो पीटर हैं वो जिन्होंने लिखा है, और उसने कहा कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड टाइम फॉर नरेंद्र मोदी टू रीडिफाइन इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड टू प्ले ए ग्लोबल लीडरशिप। कितनी बड़ी बात है, विदेश के लोग, ब्रिटेन के लोग
नरेंद्र मोदी के बारे में लिख रहे हैं। तो मैंने कहा ना, एक पूरे संसार में ही इस बात पे आम सहमति है कि संसार में शांति होनी चाहिए, यूक्रेन रशिया का वॉर बंद होना चाहिए, और इसमें जो नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। तो एज ए एंकर जब आप पार्लियामेंट जाएंगी 2-4 साल बाद जो है, इतनी महिलाएं दिखेंगी तो कैसा लगेगा? सर वाकई ये तो अपने आप में मतलब बहुत गर्व वाली बात हो जाती है। अगर कभी ऐसा मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि मतलब उस समय कुछ और भी दूसरी खुशी होगी जब इतनी सारी महिलाएं होंगी, और मैं खुद जब महिला हूं तो सबसे बड़ी खुशी यही होगी। और सर प्रधानमंत्री मोदी का मुझे वो 2019 का जो भाषण है वो याद है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वोट में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी की बात को कोई टाल नहीं सकता, हुआ भी वही। और गुजरात की अगर हम बात करें वहाँ पर भी यही हुआ। प्रधानमंत्री की मोदी की जो बात है वो मान लो पत्थर की लकीर है, कोई इसे टाल नहीं सकता। सर 2029 के चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू करवा देंगे? आई थिंक 100% पूरी तैयारी हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप आए हैं, सब कुछ हो गया है। अब केवल प्रोसीजरल, कॉन्स्टिट्यूशनल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव है। लोकसभा में पारित हो ही जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। पार्लियामेंट में मतलब दोनों जगह जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, और है दिक्कत हो वो तो अमित शाह बैठे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अच्छी बात है, एक अच्छे काम के लिए हो रहा है, दैट वे जो है तो हो जाएगा वहाँ पे। अब वो खाली प्रोसीजरल उनको वर्क करना है कि कितनी ईवीएम मशीनें चाहिए आपको, उसमें कितना स्टाफ चाहिए, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, ये चीज़ें होंगी। आई एम वेरी श्योर कि ये गवर्नमेंट इसको करेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है 125 दिन जो पहले हैं उसमें शायद इसकी घोषणा भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेलिटीज़ करा के कि हम इसको 2029 में चुनाव जना होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो सारा साल परेशान रहते हैं, मीडिया वाले भी रहते हैं कि ऐड बंद हो गए 2 महीने क्यों चुनाव हो रहा है, सरकार वाले परेशान रहते हैं, जनता परेशान रहती है, काम नहीं हो रहे कि क्या हो रहा है, अफसर परेशान रहते हैं, झोला उठा घर से चल दिए, पत्नी कहती है क्यों जा रहे हो हैदराबाद बार बार, कौन समझाए, लड़ाइयाँ हो जाती हैं केवल घरों के अंदर, आप ड्यूटी कैंसिल करवा लीजिए, ड्यूटी कैंसिल होती नहीं है। एक अलग किस्सा कहानी जो है ये। तो मैं एक लेमैन की ग्राउंड की बात कह रहा हूँ आपसे जो है। तो कुल मिला के क्या है कि एक अच्छा प्रयास है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेशनल इंटरेस्ट में, जिसे कहना चाहिए द लार्जर इंटरेस्ट में जो है ये लागू हो जाएगा। 5 साल तो दूर की बात है, बहुत जल्दी इसको लागू मेरे ख्याल से कर देंगे इसको। क्योंकि बात समान नागरिक संहिता की हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था इसको लेकर, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? द सिंगल लाइन विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूसीसी इज, इस देश में हर नागरिक के लिए एक समान एक कानून, न हिंदू न मुसलमान, एंड वन थिंग मोर, नो तुष्टीकरण। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट है, एक परिवार में लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, एक देश में नागरिकों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, और बस यही विज़न है, यही तर्कसंगत है, यही संविधान सम्मत है। जी। प्रचारक से नरेंद्र मोदी, प्रचारक से प्रधानमंत्री जी। अब कहते हैं प्रधानमंत्री से धर्मगुरु, आध्यात्म गुरु, ये नया अवतार उनका पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप क्या सोचते हैं उनका जो एडिशनल ये नहीं, देखिए वो आध्यात्मिक रुचि उनकी तो शुरू से थी। वो तो घर छोड़ करके अध्यात्म के उस यात्रा में बहुत कम लोगों को पता है, और वो बोलते भी अपने से इन विषयों के बारे में कम है। लेकिन जो जानकारियां मिलती हैं वो उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर के कई धाम और कई गुरुओं के संसर्ग में रहे। फिर कोई गुरु जी ने उनको ये बताया कि तुम संन्यास लेने के लिए नहीं हो, बल्कि तुम समाज को परिवर्तन करने के लिए अपने आप को लगाओ और समाज में काम करो, और वही तुम्हारे लिए तपस्या है। ऐसा करके उन्होंने कहा था। तो वो वापस आकर के उन्होंने, वो बाद में प्रचारक बन गए, और प्रचारक बन करके उन्होंने काम किया। फिर उनको राजनीतिक क्षेत्र मिला, फिर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाया, और तीव्र गति से वो बढ़ाते चले गए उसको। वो तीव्र गति से आगे ले गए उस राजनीतिक दृष्टि से। जहाँ तक, इसलिए अध्यात्मवाद तो उनमें बसा हुआ है। आज जब वो प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्ष को भी वो मजबूती से रखने का प्रयास करते हैं। और क्या हुआ कि इस देश में सेकुलरिज्म की गलत धारणाएं का मतलब ये बन गया कि सरकार, हमारी संस्कृति की रक्षा करना ये सरकार का काम नहीं है, और ऐसा है नहीं। संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा काम है, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो जो भी हमारी धरोहर है
वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हों, वहाँ की व्यवस्थाएं उचित हों, उनको आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों में उनका विशेष रुचि रहती है। तो शायद उसको लोगों ने धर्मगुरु के रूप में देखा होगा या, लेकिन वो राजनीति में भी रहते हुए एक तपस्वी के रूप में उन्होंने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद को काफी पीछे छोड़ चुके हैं और एक नया अवतार धारण कर चुके हैं। बीते कुछ दिनों से जिस तरह हम उनको देख रहे हैं, प्रभु श्री राम के अंदर वो जप रहे हैं, तप रहे हैं, संकल्प में लीन है, क्या किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि वो अपना राजपाट छोड़कर आध्यात्म गुरु, धर्म गुरु, दार्शनिक बन जाए? देखो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो एक्सेप्शनल, लेकिन संभावना रहती है। कारण क्या है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो सबको छोड़ के पहाड़ों में चले जाते हैं। पहले 3 साल के लिए पहाड़ पे चले गए थे। आप देखते हैं उनका मन एक्चुअली में केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर उज्जैन में, महाकाल में, इन सब में, काशी कॉरिडोर में, इन सब में बसता। और देखिए राम में वहाँ बस गए हैं जाके जो है। तो बेसिकली क्या, वो साधु हैं, बेसिकली फ़कीर हैं, उनको मोह नहीं है सत्ता का। सत्ता कहते हैं मेरे लिए राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है, जनता की सेवा का एक माध्यम है। तो अच्छा चल रहा है अभी, लेकिन जिस दिन ये राम भक्ति उनको प्रिवेल कर गई, और प्रिवेल कर गई जिसे कहते हैं, या डोमिनेट कर गई, वो ऐसा फैसला भी ले सकते हैं। एक दिन अचानक वन फाइन मॉर्निंग वो बुला सकते हैं अमित शाह को, पीके अमित शाह को, और कह सकते हैं भी मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने मत आना, और चल देंगे झोला उठा करके वहाँ से जो है। इनकार नहीं कर सकते। और फिर आप लोक कथाएँ सुनेंगे जो आज सुभाष चंद्र बोस के लिए सुनते हैं ना। कलकत्ता में आदमी कहता है कल मेरे को एक व्यक्ति दिखा जो सुभाष चंद्र बोस जैसा था। फिर बिहार से एक व्यक्ति कहता है वो व्यक्ति दिखा वैसा था। अगर नरेंद्र मोदी चले गए तो सारा राष्ट्र उनको ढूंढेगा और फिर लोक कथाएँ आएंगी। कोई आदमी बंगाल से कहेगा, कोई बिहार से कहेगा, कोई राजस्थान से कहेगा एक व्यक्ति दिखा मुझे कल मंदिर में, वो नरेंद्र मोदी जैसा था। तो लोक कथाएँ ये चलेंगी इस तरह की। तो मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता। और दूसरा क्या होगा, ये तो एक संभावना है जीवन में, केवल 1% की संभावना है इस बात की। और दूसरा इसका पहलू ये है, वो चक्रवर्ती सम्राट के मोड में आ गए हैं। इसमें आप देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट की तरह 100 साल राज करेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं 2047 का मेरा विजन लागू करना है मुझे। क्या पता ईश्वर के नियति में ये लिखा है कि 2047 से नरेंद्र मोदी 100 वर्ष के होकर इस देश को मार्गदर्शन दें, लीडरशिप दें और अपने विजन को लागू करें। लेकिन जो संभावना आपने बताई है उसके 1% हमेशा मैं साथ लेके चलता हूँ। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि पार्टी और सरकार में एक कांच का बर्तन है मोदी, इसे अच्छे से रखिए वरना एक बार टूट गया तो जुड़ नहीं पाएगा। आखिर क्यों कहते हैं लोग ऐसा? क्या आरएसएस और बीजेपी में कोई परेशानी है? वेल सेट, आपने सारी बात को समाप्त कर दिया। मैं भी इस बात को ये कहता हूँ कि उन्हें इरिटेट मत करो छोटी छोटी बातों से। और कोई डिफरेंसेज हैं, आपने फ्री हैंड दिया हुआ है उनको, फ्री हैंड चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तभी इतना कर पाए हैं कि उनको फ्री हैंड था, उनके पेरेंट इंस्टीट्यूशन से फ्री हैंड था, सहयोगियों का फ्री हैंड था, चीफ मिनिस्टर्स का भी एक कमिटमेंट था, उनके साथ आस्था थी उनकी, तभी वो इतना कर पाए हैं। और वो क्या है कि अपनी किस्म के व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। किसी दिन इरिटेट हो गए तो झोला लेके चले जाएंगे हिमाचल में वापस। वो तो अध्यात्मवाद के मूड में रहते हैं। पहले एक बार चले गए थे 3 साल पहाड़ों में। वो तो फ़कीर हैं बाई नेचर। मैंने पहले भी एक बार कहा था सुबह 4 बजे चले जाएंगे, अमित शाह को राज का सौंप के मैं जा रहा हूँ, ढूंढना मत। वो हिमाचल में चले जाएंगे जो है, कहीं और पहाड़ में चले जाएंगे। वो तो सचमुच में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो बाई चांस ईश्वर ने उन्हें दायित्व सौंपा है शासन करने का, देश को चलाने का, चला रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत रुचि मैं नहीं समझता वो शासन चलाने में उस तरह की। ठीक है, जिम्मेदारी भगवान ने दी है, मैंडेट दिया है, नीति ने कहा तो मैं चलाऊँगा इसको अच्छे से जो है। इसलिए बार बार ये कहता हूँ इरिटेट मत करो उनको। एक दिन चले गए तो फिर तुम यही कहोगे जैसे मैंने कहा राम लौटे, फिर कहोगे नंद, फिर उनको ऐसे ही देखेंगे लोग जैसे सुभाष चंद्र बोस को ढूंढा करते हैं। फिर कभी खबर आएगी, फिर पूर्णिमा कहेगी कि सर आज खबर आई है कलकत्ता में नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्ति दिखा मुझे। सारे राष्ट्र में जिज्ञासा हो, फिर लोग ढूंढने जाएंगे उसको। तो भाई ऐसे हालात मत करो। एक राष्ट्र का नेतृत्व है, उसको नमस्कार करो, उसको नैतिक समर्थन दो और उसको आगे बढ़ाओ। आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ दैम, लेकिन जो वास्तविकता है इंडिपेंडेंट, आज क्यों विपक्ष तो देखो बड़ा मुश्किल है सरकार का चलाना करना, जिसे हम चर्चा करेंगे आगे जा कर के। तो इसमें यही है, कांच का बर्तन मैं मान लेता हूँ। गुड सेंटेंस यू एक्सरसाइज्ड। देखो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो एक्सेप्शनल, लेकिन संभावना रहती है। कारण क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो सबको छोड़ के पहाड़ों में चले जाते हैं। पहले 3 साल के लिए पहाड़ पे चले गए थे। आप देखते हैं उनका मन एक्चुअली में केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर उज्जैन में, महाकाल में, इन सब में, काशी कॉरिडोर में, इन सब में बसता। और देखिए राम में वहाँ बस गए हैं जाके जो है। तो बेसिकली क्या, वो साधु हैं, बेसिकली फ़कीर हैं, उनको मोह नहीं है सत्ता का। सत्ता कहते हैं मेरे लिए राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है, जनता की सेवा का एक माध्यम है। तो अच्छा चल रहा है अभी,
लेकिन जिस दिन ये राम भक्ति उनको प्रिवेल कर गई और प्रिवेल कर गई जिसे कहते हैं, या डोमिनेट कर गई, वैसा फैसला भी ले सकते हैं। एक दिन अचानक वन फाइन मॉर्निंग वो बुला सकते हैं अमित शाह को, पीके अमित शाह को, और कह सकते हैं भी मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने मत आना, और चल देंगे झोला उठा करके वहाँ से जो है, इनकार नहीं कर सकते। और फिर आप लोक कथाएँ सुनेंगे जो आज सुभाष चंद्र बोस के लिए सुनते हैं ना। कलकत्ता में आदमी कहता है कल मेरे को व्यक्ति दिखा जो सुभाष चंद्र बोस जैसा था, फिर बिहार से एक व्यक्ति कहता है वो व्यक्ति दिखा वैसा था। अगर नरेंद्र मोदी चले गए तो सारा राष्ट्र उनको ढूंढेगा और फिर लोक कथाएँ आएंगी। कोई आदमी बंगाल से कहेगा, कोई बिहार से कहेगा, कोई राजस्थान से कहेगा एक व्यक्ति दिखा मुझे कल मंदिर में, वो नरेंद्र मोदी जैसा था। तो लोक कथाएँ ये चलेंगी इस तरह की। तो मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता। और दूसरा क्या होगा, ये तो एक संभावना है जीवन में, केवल 1% की संभावना है इस बात की। और दूसरा इसका पहलू ये है, वो चक्रवर्ती सम्राट के मोड में आ गए हैं। इसमें आप देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट की तरह 100 साल राज करेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं 2047 का मेरा विजन लागू करना है मुझे। क्या पता ईश्वर के नियति में ये लिखा है कि 2047 से नरेंद्र मोदी 100 वर्ष के होकर इस देश को मार्गदर्शन दें, लीडरशिप दें और अपने विजन को लागू करें। लेकिन जो संभावना आपने बताई है उसका 1% हमेशा मैं साथ लेके चलता हूँ उसका। सर, नरेंद्र मोदी के कुछ प्रशंसकों का ये मानना है कि राजा जनक और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में काफ़ी समानताएं दिखाई देती है। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? मैंने सोचा तो नहीं, लेकिन मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है एक तरह से, क्योंकि भक्ति हो तो ऐसी, श्रद्धा हो तो ऐसी, जिसे कहते हैं कि एक भक्त उनके बारे में ऐसा सोच रहा है, अच्छा विचार है। और राजा जनक का तो यही था कि सत्ता में रहते सत्ता से लगाव नहीं था, मोह नहीं था किसी चीज़ का, और रात को 12 बजे उठ के जनता के देखने चल देते थे। पब्लिक कनेक्ट जिसे कहते हैं उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो उस तरह हम कह सकते हैं राजा जनक की मुद्रा में जो है इस 21वीं सदी में जो है अच्छा विचार है, किसी ने सोचा है तो भी सुनने में अच्छा लगता है। सर, आर्मी में मोदी इतने लोकप्रिय कैसे हैं? हाँ, ये मैंने भी कई बार सोचा और कई बार मुझे ऐसा लगा कि अब इनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, इनका नाम जनरल मोदी है। जनरल नरेंद्र मोदी। वो आर्मी के ड्रेस में इतने सूट करते हैं, इतने सूट करते हैं कि मुझे लगा कि दूसरे देशों में 30-30 वर्ष तक जो शासन करते हैं ना, पॉपुलर मिलिट्री मैन जो शासन करते हैं जिस तरह से, वो रूप मुझे उनका उसमें दिखाई दिया एक दर्शक के नाते। आप देखिए, और इतने खूबसूरत लग रहे थे उस ड्रेस के अंदर, ऐसा लगा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ दोनों यही हैं एक तरह से जो है। तो आर्मी में उनके फिदा हैं लोग, उनके यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। अब आदित्य क्या मुस्कुरा रही है, मेरी बात के अर्थ निकालेंगे तो मेरी बात के अर्थ नहीं निकालो 30 साल वाले, ठीक है ना। मैंने तो एक बात का भाव कहा है आपसे कि इतने सुंदर लगते हैं उस ड्रेस के अंदर। मैं छापता हूँ फर्स्ट इंडिया में, देखता हूँ फोटो के अंदर, वो लगता है असली चीफ तो यही हैं, वो नकली हैं बाकी सब। वो ड्रेस इनको सूट करती है ज़्यादा। वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं वो ड्रेस पहनूंगा मेरे बदन को सूट करती है जो। तो आर्मी की ड्रेस कितनी सूट करती है आप देखिए ना, हरे रंग की ड्रेस में कितना किस तरह से है। और हर होली दिवाली हर जगह पहुँच जाते हैं वो वहाँ पर जो है, तो दैट वे पॉपुलर हैं। और अभी देखिए एक जनरल का मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे किसी ने भेजा जो है, उसने कहा कि वी हैड एवरीथिंग इन दिस कंट्री, मनी, रिसोर्सेज, स्किल्स, बट वी नेवर हैड ए करेजियस लीडर लाइक नरेंद्र मोदी। ये है आर्मी की फीलिंग, आप समझ रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, अग्निवीर जो आया है इससे 5% का डेंट लगा हमें से मतलब नरेंद्र मोदी कैंप या जो सिस्टम है सरकार का 5% लगा, क्योंकि कई लोगों ने इसको अलग ढंग से प्रोजेक्ट किया फील्ड के अंदर, जहाँ ज़्यादातर की सैनिक भर्ती होते थे। तो कल मैं पूना गया था तो एक आर्मी अफसर की लड़की से एक शो में मैं मिला, तो मैंने यही कहा नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ है, लेकिन थोड़ा सा वोट तो दिया हमने, लेकिन थोड़ा सा मन में ये कि अग्निवीर से है ना, थोड़ा सा ये हुआ कि गांव में लड़कों की शादी में दिक्कत आ रही है थोड़ा सा। अब देखो इतने बड़े काम आप करेंगे छोटे छोटे, तो उसके ऑफशूट्स तो होंगे ही, दैट वे जो है। लेकिन अग्निवीर को रिव्यू करने की आवश्यकता है, इसको और पॉपुलर करने की आवश्यकता है। चाहे किसी के मन में कोई ग्रीवांसेस है तो ग्रीवांसेस को सरकार सॉर्ट आउट करे, सरकार एड्रेस करे, रिड्रेसल करे उसका जो है। बाकी आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, इज़ वेरी पॉपुलर इन आर्मी एंड एक्सक्यूज मी हियर मोर पॉपुलर दैन देयर जनरल इन आर्मी। सर, आपको क्या लगता है कि G20 की इतनी सफलता के बाद अब नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार के लिए हकदार हो गए हैं? बिल्कुल हकदार हो गए, बस यही बचा है उनके लिए। देखा जाए तो सब कुछ हो गया है। जैसे मैं कह रहा था आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, स्थायी सदस्यता, वो जिस दिन चाहेंगे मिल जाएगी। अब चाइना भी वीटो नहीं कर पाएगा, मॉरल अथॉरिटी खत्म होगी चाइना की, सारा संसार मोदी के साथ है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट अब उनका यही है, इसलिए बार बार वो कहते हैं मेरा ध्यान अब जो है ना शांति और सुख और चैन की ओर है, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट और शांति की ओर है। तो आज लोग तो सब यही बात करते हैं कि और भारत के लोग ये चाहते हैं कि उनका प्रधानमंत्री अब नोबेल पुरस्कार और मिले उनको जो है। हालांकि उनके मन में कोई पुरस्कारों की तमन्ना नहीं है, वो तो बेसिकली फ़कीर है। मैंने कहा ना किस दिन झोला उठा के चले जाएंगे पहाड़ में,
वो तो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बात है, उनके वेल विशर्स हैं, आसपास के लोग हैं, सारे जो हैं सब चाहते हैं, देश चाहता है, जनता चाहती है कि यार हमारा प्रधानमंत्री इतना किया है जो, तो वो उसको नोबेल पुरस्कार भी मिले। तो लेट्स जे कैन गुड लक टू द प्राइम मिनिस्टर टू हैव ए नोबेल पुरस्कार, एक भारतीय के नाते, प्राइड इंडियन के नाते।